वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं महेशंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ एसएससी जेई के ऑब्जेक्टिव फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए ताकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर सकें। और हमने ये टॉपिक वाइज स्टार्ट किए हुए हैं, इसके बाद हम फुल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए फ्लूइड इज अ सब्सटेंस। और कोशिश की हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की जिससे आपको दिक्कत ना आए। ए फ्लूइड ऑफ ए सब्सटेंस, हिंदी में बोलेंगे एक तरल पदार्थ, ऐसा पदार्थ है जो, मतलब फ्लूइड जो है हल्के से फोर्स लगाने पर वो हमेशा फ्लो हो जाता है, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? वो रेस्ट में नहीं रह सकता। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे दूं, यहाँ मैं फ्लो करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यू क्या करेगा, फ्लो करेगा स्मॉल फोर्सेस पर, ठीक है। फ्लूइड का मतलब है कि स्मॉल फोर्सेस पर वो फ्लो करना। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी। शेयर बल मतलब शेयर स्ट्रेस, प्रवाह क्या ना, विश्राम स्थिति में नहीं रहता, मतलब वो कभी भी हल्का से फोर्स लगाने पर, स्मॉल फोर्स लगाने, वो कैन नॉट बी स्टैटिक, मतलब वो रेस्ट कंडीशन में नहीं रह सकता, वो हमेशा फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हम देख चुके हैं। तो ये किसके बराबर है? यहाँ कोई आंसर है? शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन फ्लूइड, शेयर स्ट्रेस प्रेशर एंड वेलोसिटी, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, या फिर वेलोसिटी एंड शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे तो आंसर नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा टाउ म्यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी टाउ इज प्रोपोर्शनली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और ये क्या था बेटा? टाउ इज प्रोपोर्शनली स्ट्रेन, और हिंदी में बोलते हैं विकृति। विकृति या स्ट्रेन, क्या बोलते हैं? विकृति या स्ट्रेन बोलते हैं। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है? हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर जो रहेगा वो रहेगा बेटा सी, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर या रेट ऑफ स्ट्रेन, मतलब किसके ये प्रोपोर्शनल भी है। इसको क्या बोला था? इतने हिस्से को हमने क्या बोला था? ये बोला था पूरे हिस्से को हमने शेयर स्ट्रेन या रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, ओ सॉरी सी। और यहाँ पे भी क्या होगा? सी। चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, इतना नोट करिए। और जो बच्चे देख रहे हैं उसको भी सेशन को शुरू कर दीजिए ताकि हम और बेहतरीन वीडियो बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब इन सब में से कथन कौन सा सही है? विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो। और दूसरा है डेंसिटी ऑफ इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा करेक्ट आंसर है इस पे? हमको पता था बेटा गैस में, अगर हम गैस गैस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सारी बात की गैस की। गैस का मतलब है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ किसी गैस का, तो वहां पर मेरी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। क्या होगा? मेरी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ताप बढ़ाने से गैस की चिपचिपाहट बढ़ती है, तो आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है। यहाँ तक देखिए, किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो यहाँ तक बोलिए, ठीक है। इतना यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगी सबको बात। क्वेश्चन नंबर 4,
तो कह रहा है पॉइंट आउट ऑफ इनकरेक्ट, इन सब में कौन सा गलत पॉइंट है, बाकी सब सही है लेकिन इसमें गलत कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सही कौन सा है। शेयर स्ट्रेस एज ए यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, टाउ क्या होता है, एफ अपॉन एरिया, यानी कि ये सही है। सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, ये भी सही है। फिर है डायनामिक विस्कोसिटी एक्सप्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, टाउ इज इक्वल टू म्यू, ये होता है डी यू अपॉन डी वाई। और ये कह रहा है कि जो डायनामिक विस्कोसिटी मतलब म्यू जो है, और इसको तोड़ लो, एफ अपॉन एरिया और म्यू यू अपॉन डी वाई। और म्यू जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, म्यू यही रहने दीजिए, बाकी चले जाइए, एफ इंटू डी वाई डेल्टा यू इंटू एरिया। और फोर्स को क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे मीटर, और इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर से मीटर काट दो, क्या बचा, न्यूटन सेकंड, ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर बचा। और ये कह रहा है कि डायनामिक विस्कोसिटी जो म्यू जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। और ये मल्टीप्लाई इसमें है, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा आंसर गलत है, और इसका मतलब आंसर यहाँ पे सही होगा। बल्क मॉडुलस स्पेस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, बल्क मॉडुलस होता भी है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे किसी को दिक्कत तब बोलो, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। कैपिलरिटी राइज एंड डिप्रेशन फिनोमेना, मतलब किसी भी केशद नलिका में किसी लिक्विड का चढ़ना, मतलब राइज हाइट को बढ़ना, और किसी में हाइट का घटना, ठीक है, वो क्या कहलाता है। कैपिलरी राइज एंड डिप्रेशन फिनोमेना, मतलब किसी लिक्विड का चढ़ना, और डिप्रेशन मतलब उतरना या डिक्रीज करना, ये फिनोमेना कहलाता है कैपिलरी एक्शंस। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कैपिलरी एक्शन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन, इसका सरफेस टेंशन कहता है, ऑफ द लिक्विड वॉल ऑफ द मटेरियल, और आपका जो वॉल बनी हुई है, मतलब जो केश नली बनी हुई है या कैपिलरी बनी हुई है, इसके मटेरियल पर भी ये डिपेंड करता है। मेरी बात की हुई, ये इसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। चलिए, तो ये डिपेंड ऑन, एक तो सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा, दूसरा उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। भाई आपने जो ट्यूब बना रखी है वो किस मटेरियल की बना रखी है, या उसकी दीवारें कैसी हैं, किस मटेरियल की बनी हुई हैं, एल्युमिनियम की हैं, कास्ट आयरन की हैं, उसी हिसाब से आपका सरफेस टेंशन होगा, मतलब कैपिलरी एक्शन होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर ये सही होगा। ठीक है, द्रव की सतही तन्यता तथा नली में सामग्री पर निर्भर करती है। बिल्कुल बात है कि केशित उत्क्रमण तथा अवनमन की घटना, मतलब हाइट का बढ़ना और हाइट का डिक्रीज होना, ये घटना कहलाती, और घटना कहलाती है कैपिलरी एक्शन। और ये घटना जो है कैपिलरी एक्शन किस किस पर डिपेंड करती है, उसके सरफेस टेंशन पर और उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। एसएससी ने ये बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं, एसएससी ने इसको कई बार रिपीट किया क्वेश्चन, एसएससी जेईई को क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ फ्लूइड पर फ्लूइड एट ए पॉइंट आर, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी। स्ट्रेन क्या था हमारे पास, स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यही था हमारे पास स्ट्रेन, इसको सिटी में हमने पढ़ा था। तो ये क्या होगा, ये रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, मतलब सी आंसर, रेडियन प्रति सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा
सी सही हो जाएगा। अगर याद नहीं आ रहा तो ये हमने फार्मूला कहाँ से निकाला था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद में यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया था म्यू डेल्टा यू अपॉन डी वाई। अगर याद आ रहा हो तो, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो याद आ जाएगा, नहीं देखा होगा तो आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए, और ये सब नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द ट्रांसफर डायरेक्शंस। बात कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की। द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो बेटा हमने पढ़ा था कि म्यू डी यू अपॉन डी वाई, हम जानते हैं इसको, और हम इसको पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो टाउ, उसने क्योंकि हमको आंसर उसने पूछा है वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसका अपोजिट क्या था? इसका अपोजिट था म्यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ट्रांसवर्स का मतलब होता है इसके अपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आंसर होगा टाउ इज प्रोपोर्शनली स्ट्रेन। भाई आंसर दिख रहा है आपको? क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द प्रॉपर्टी ए, दो ब्लॉक दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ए को बी के साथ मैच करना है। तो आइडियल फ्लूइड बेसिकली क्या था? एक तो आइडियल फ्लूइड इन विस्कस था, हमको पता ही नहीं है। ठीक है, और क्या था? इनकम्प्रेसिबल था। ठीक है, उसका न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड किसके था? विस्कोसिटी पे था। फिर परफेक्ट गैस किसके था? भी इन विस्कस, और दूसरा कंप्रेसिबल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो। क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, फ्लूइड कभी हल्के से फोर्स लगाने पर वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रह सकता। वो हमेशा क्या करेगा? वो फ्लो करेगा, और फ्लो करता रहेगा जब तक उस पर स्मॉल फोर्सेस लगता रहेगा। ठीक है, इस पे हल्का सा फोर्स लगता रहेगा, तो आंसर कैन नॉट बी रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन एनी शेयर फोर्स। उस पर कोई भी फोर्स लगा लो, लिक्विड हमेशा हल्के फोर्सेस पर क्या करेगा? वो फ्लो करता है। आंसर क्या होगा? सी। ऐसे भी किसी भी बल के अधीन रहते हुए विश्राम में नहीं रह सकता, मतलब कोई भी लिक्विड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रह सकता। वो क्या करेगा? वो हमेशा फ्लो करेगा, फ्लो करता ही रहेगा। चलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है when subjected to shear force, when subjected to shear force ए फ्लूइड, अगर किसी फ्लूइड पर आप शेयर फोर्स लगाते हो, वैसे ही हम, बस लैंग्वेज चेंज है, वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन नो मैटर हाउ स्मॉल द शेयर स्ट्रेस में बी। आप ये मतलब नहीं करता वो कंटिन्यूस डिफॉर्म करता रहेगा, उस पर ये मतलब नहीं है आप कितना स्मॉल फोर्सेस लगा रहे हो। ऐसे ही यहाँ पर सी, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्तन तनाव में कितना भी छोटा हो, वह लगातार विकृति होता रहेगा, उनको लगातार फ्लो करता रहेगा, तो उसकी मतलब स्ट्रेन क्या होगी? कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल ऑन नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एक आदर्श तरल जो है वो अभी अविचलनीय तथा गैर चिपचिपापन होता है। ये हिंदी में रहेगा, थोड़ा सा अटपटा सा है। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में याद रखिएगा। जैसे आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ए फ्लूइड
विच ओबे, ये जो लिखा हुआ है टाउ इज इक्वल टू म्यू यू अपॉन डी वाई, या लिखा है म्यू इज इक्वल टू टाउ ड्यू अपॉन डी वाई। ठीक है, ये किसके रिलेशन को फॉलो करता है? तो हमको पता है जो भी टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई को फॉलो करता है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जो नहीं फॉलो करता उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो इस रिलेशन को फॉलो करे वो न्यूटोनियन फ्लूइड, जो फॉलो नहीं करे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, किसमें आता है? नॉन न्यूटन फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपने शॉर्टकट्स देखा हुआ इन सबका तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ये कहला है जनरल रिलेशन शेयर स्ट्रेस को टी से लिखा है या फिर लिख सकते हो आप टाउ। ठीक है, एक ही बात है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ फ्लूइड कैन बी रिटन एज टाउ इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी द फॉलोइंग द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? पहला तो सही है कि ए और बी आइडियल फ्लूइड थे, ए और बी दोनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फ्लूइड मतलब दादाजी हैं आपके तो भाई बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन नॉटी नहीं होंगे, ये भी सही है। उसने पूछा है गलत फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। इसके बाद ये कह रहा है आइडियल प्लास्टिक एंड मिनिमम प्लास्टिक बी इज इक्वल टू एन बराबर वन, बी इज इक्वल टू टाउ। सा रिलेशन बनेगा इसमें, क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो डायलेंट फ्लूइड एंड सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें तो सभी सही है, लेकिन सभी सही है, लेकिन इसमें मतलब आंसर गलत कौन सा हो? जब सभी ठीक है तो आंसर इसमें गलत कौन सा होगा? आंसर तो सारे ही सही है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट है, तो इसको लगा लीजिए यहाँ पर सारे। इसमें ये फॉल्स की जगह ट्रू कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं, सारे के सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 14 क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस मतलब टाउ एंड द रेट डी अपॉन डी वाई गिवन द इतना रिलेशन द एक्सपोनेंट एन ग्रेटर वन, क्या किसको बोलेंगे? ये वैल्यू जो है द फ्लूइड विच एक्सपोनेंट मतलब एन, ये कहाँ आता है? तो टिश्यू प्लास्टिक फ्लूइड में आता है। इसमें आता है कुछ कुछ मतलब पापा जी, कुछ मतलब पापा जी। पापा जी का मतलब ये हमेशा कैसे रहेंगे? दादाजी से छोटे रहेंगे, तो ये छोटा रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आंसर डायलेंट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द शेयर स्ट्रेस टाउ एंड डी अपॉन डी वाई रिलेशनशिप ऑफ ए मटेरियल प्लॉटेड टाउ एंड वाई वाई एक्सेस एंड डी अपॉन डी वाई एक्स एक्स बिटवीन। मतलब ये कह रहा है कि अगर मुझे एक, ये वाई है और ये एक्सेस है,
एक्स एक्स मैंने कि डी अपॉन डी वाई लिखा और वाई पर टाउ लिखा। तो इसका मतलब है कि द आइडियल फ्लूइड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट कहाँ करेगा और पॉजिटिव कहाँ। तो आइडियल फ्लूइड एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है। आइडियल फ्लूइड एग्जिबिट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमारा आंसर रहेगा सी। और ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है इसको, एसएससी ने इसको कई बार पूछा हुआ है। तो इसमें जो हिंदी पे लिखा हुआ है वो आंसर आएगा बी, धनात्मक एक्स एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, तो नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक हो गया सबका, यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, these fluid exhibit a certain shear stress at zero shear strain. The relation between by the straight line, relationship between shear stress and rate of strain, इसमें कौन सा फ्लूइड होगा ये कह रहा है। ये द्रव निश्चित कर्तनी तनाव के बाद कर्तन विकृति दर के साथ कर्तनी तनाव के बीच सीधी रेखा में संबंध दिखाते हैं। तो वो कौन सा फ्लूइड है। तो हमको पता था कि हमने, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो एक बनाया था इज अ बी, यहां से ये स्ट्रेट लाइन बिहेव करता है, यानी कि आइडियल प्लास्टिक बिहेव करता था। ये कौन सा था बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। क्या था, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, और ये यहाँ से बिहेव कैसे कर रहा है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ सम स्ट्रेस आर मोर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी देखिएगा तो वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी और डायरेक्टली आपको ये समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो आंसर कैसे बिहेव कर रहा था, एज ए आइडियल फ्लूइड बिहेव कर रहा था, यानी कि आदर्श प्लास्टिक फ्लूइड की तरह से बिहेव कर रहा था। और एसएससी ने इसको बहुत पूछा है, एसएससी जेई ने इसको बहुत बार पूछा है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए। और ये जो कंडीशन निकलती है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में निकलती है। ठीक है, और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस फ्लूइड, मतलब ये जो रिलेशन आता है हमारा टाओ, ये टाओ और टाओ और डीओ पॉइंट बीच के बीच ग्राफ चलता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट है 17, द पेपर पल्प कैन बी रिगार्ड। जो पेपर पल्प होता है जैसे लिबड़ी बोलते हैं, ठीक है, पेपर पल्प किससे रिलेशन में होता है, तो वो होता है टिश्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है, टिश्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। पेपर पल्प में जिस प्रकार से द्रव को माना जाता है, तो पेपर पल्प जो है वो टिश्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में आता है। इतना नोट करिए अब तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो बेटा, किसी को कोई पॉइंट ऐसा नहीं समझ में ना आ रहा हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आ रही है, इतना नोट करिए। और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना आए समझने के लिए। ठीक है, इतना देखिए यहाँ तक। चलिए, हो गया सबका, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन करा था टिपिकल एग्जांपल नॉन, ये नॉन न्यूटन फ्लूइड का इसमें कौन सा एग्जांपल है। ठीक है, नॉन न्यूटन फ्लूइड ऑफ टिश्यूडो प्लास्टिक वैरायटी।
कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है कि मतलब एयर आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वाटर आ रहा है, प्रिंटिंग इंक आ रहा है, तो उसमें आंसर कौन सा रहेगा? नॉन रिटेल फ्लूइड क्या है? वो हमारा ब्लड है, यानी कि टिश्यू प्लास्टिक कैटेगरी में आपका ब्लड आता है, यानी कि रक्त आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, इसको म्यू बोलेंगे, कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो अब किसकी बात कर रहा है? वो लिक्विड की बात कर रहा है। तो बेटा आपको पता है लिक्विड में विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी मेरी क्या होगी? घटेगी। अगर यही गैस होता तो गैस में क्या होता? ये दोनों चीजें टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत को बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी किससे रिलेट है? न्यूटन लॉ टाउ इज इक्वल टू, हमको पता था, म्यू यू अपॉन डी वाई। एक तो फॉर्मूला मेरे पास ये था, एक ये था टाउ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो कहीं वेलोसिटी ग्रेड लिखा हुआ है, प्रेशर स्ट्रेस फ्लूइड, प्रेशर वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द गैस, मतलब ही नहीं यहाँ से। तो shear stress and angular deformation of deformation in the fluid, yield stress, viscosity and rate of angular deformation। हमारा होगा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो आंसर सी सही होगा। क्या होगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? एंगल डिफॉर्मेशन है, इसको ही हम बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर या एंगल डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ सी सही होगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए। चलिए तब नोट करिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है विस्कोसिटी, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? ध्यान रखिएगा, म्यू जो है वो क्या है? वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? फ्लूइड। तो क्या रहेगा? ए सही रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे वो द्रव की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। न्यू को जो था डायमेंशन थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस टू, और सेकंड का लिखते हैं टी डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एक एल से एक एल काट दो और यहाँ से यहाँ ही कम कर दो, एम टी माइनस के वन डिवाइड बाई एल। तो आंसर क्या होगा? एम क्यू पर चला जाएगा, एम एल माइनस के वन टी माइनस के वन। कहीं दिख रहा है? एल। आंसर सी। ठीक, आंसर क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट है द क्वाइस इज द यूनिट ऑफ, क्वाइस किसकी यूनिट है? जब भी आए क्वाइस हमेशा डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। ठीक है, क्वाइस किसकी यूनिट है? डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट, हमेशा ध्यान रखिएगा। फोर क्वेश्चन, द डायनामिक विस्कोसिटी न्यू होता है डेंसिटी अपॉन, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल डायरेक्टली लिख दो इसको।
यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड रहेगी, यानी कि मीटर अगर डायमेंशन बदलें तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नहीं ये होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि टी, यानी कि एल स्क्वायर टी माइनस के, ठीक है। तो आंसर ये दिख रहा है, ये ठीक है। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंट, इसकी बात कर रहा है, म्यू फॉर वाटर की वैल्यू क्या है, अगर म्यू फॉर वाटर की बात करें तो वैल्यू कितनी है बेटा, वो है 0.001, और म्यू ऑफ एयर की बात करें तो वो है 0.00018, ठीक है। अगर हम, ये मेरा एयर का हो गया, अगर हम लिखें कि अगर हम निकालें म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाई म्यू ऑफ एयर, जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग 55, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू ऑफ वाटर 55 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एयर, मतलब मेरा जो वाटर है वो एयर से 55 गुना, मतलब 55 गुना विस्कस है। कितना गुना, 55 गुना। तो आपको ये वैल्यू याद रखना जरूरी है, ठीक है। हम निकालेंगे कैसे, नेक्स्ट है द बोला विस्कोसिटी एक्सप्रेस, ये म्यू की वैल्यू है, कन्वर्ट इन द पाइस, पाइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो म्यू जो है 9.81 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको पाइस में कन्वर्ट करना है। तो पाइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 9.81 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 98.1 पॉइंट्स, कहीं लिखा है 98 पॉइंट्स, ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमने देखा था, वो क्या था, 10 टाइम ऑफ ट्वाइस था, किसका था, 10 टाइम ऑफ ट्वाइस था। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कन्वर्टर, वन स्टोक किसका रहा, 10 की क्या होता है, मीटर स्क्वायर होगा बेटा, ये होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर 5 सेकेंड, यानी कि आपका आंसर क्या जाएगा, ई सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, इस सर्टेन पॉइंट इन कास्टर ऑयल शेयर स्टेटाव कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है, 0.22 kgf मीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy, ये क्या है, du अपॉन dy कितना दिया है, 0.22, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, उसकी विस्कोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि म्यू टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, ये फॉर्मूला लगेगा, और हमें निकालना है म्यू, यानी कि टाउ dy अपॉन डी, ऐसा हो जाएगा। और टाउ कितना है, 0.022 इंटू पाई से बदलना है, 10 कर दीजिए, डिवाइड बाई कितना है, वैल्यू है 0.2, ठीक है। तो इससे हटाएंगे तो एक दो, एक बचेगा तो यहाँ लगा दो, तो ये से ये काट दो, इससे ये काट दो, क्या बचा 1, ठीक है, क्या आंसर जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का फॉर लिक्विड हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि इस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.93, क्या दी हुई है 0.93, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, चलिए वो, यानी कि एस दिया हुआ है, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू कितना दिया हुआ है, 0.12 पाइस दिया हुआ है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेंटी स्टोक में उसको फाइंड करना है, चलिए कर लेते हैं। तो एक तो एस निकाल लो, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, हमको ये पढ़ा था 0.93
मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी आ गई, ये आ गई 930। ठीक है, अब न्यू लगा दो। न्यू क्या होता है, न्यू अपॉन रो। अब न्यू कितना है मेरे पास, 0.012, और इसको पाइस हटाना है, डिवाइड बाई 10 कर दो, पाइस हट गया। बनाना था तो गुणा कर देते थे। ठीक है, और उसके बाद 930 पुट कर दो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.29 समथिंग आएगा, 70 स्टोर। ठीक है, क्या आएगा 1.29, तो 1.29 या 1 पॉइंट इसके लगभग बराबर है, इसके बराबर, तो आंसर मेरा क्या जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज सेंसिटिव, द चेंज एंड प्रेशर द फ्लूइड विल बी विल बी नोन एज, किसके बराबर है, तो लगा लो, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो जब डेंसिटी चेंज हो रही है तो उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, मतलब फ्लूइड इज वेरी सेंसिटिव, तो डेंसिटी क्या, प्रेशर चेंज, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, नोट करिए बेटा। हेलो, ये कौन, गुड मॉर्निंग, कौन, जी जी बोलिए। जी मैडम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, मेरी क्लास चल रही है, 1 घंटे में। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी को भी पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरी सेंसिटिव वैल्यू है और प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी डेंसिटी कैसी है, वो कांस्टेंट है। अब डेंसिटी कांस्टेंट तो फ्लूइड कैसा होगा, फ्लूइड कैसा हो जाएगा, वो कंप्रेसिबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो कंप्रेसिबल। अगर नहीं याद हो तो बेसिक हमने बताया था, बीटा जो है कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो चीज है, एक तो कंप्रेसिबल बोला मतलब डेंसिटी नॉट कांस्टेंट, और इनकम्प्रेसिबल बोला तो मेरी डेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए, चलो यहाँ तक समझ में आएगा सबको। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ बल्क मॉडल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम बात करें कि बीटा जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा, यानी के जो इस इनवर्सली 1 अपॉन बीटा होता है, यानी कि के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो लिखा हुआ है भाई कि इसने करेक्ट पूछा है, तो रिलेटिव चेंज वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर कॉल्ड प्रोपोर्शन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, relative change of volume, the relative change of the volume per unit pressure is called coefficient of compressibility। क्या बोलेंगे उसको, compressibility बोलेंगे, लेकिन आपका आंसर रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है 33, बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन। बल्क मॉडल्स क्या होता है बेटा, ए इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई ई। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा जरूर। ठीक है, डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो जरूर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर ये जो लिखा है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ए सॉलिड स्फीयर
जिसकी रेडियस आर है, मतलब एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है और जिसकी रेडियस क्या है आर, ठीक है, जिसका मटेरियल ऑफ बल्क मॉडल्स क्या है के, सराउंडेड इन द लिक्विड और सिलेंडर कंटेनर, ठीक है, मासलेस पिस्टन है, एरिया ए है जिसका फ्लोटेड ऑन द सरफेस लिक्विड, व्हेन ए मास ऑफ m is placed piston as compared to the liquid the fraction less, तो हमको फाइंड करना है चेंज डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर, ये आपको बताना है, ये डी आर का यहाँ पे डी आर होगा, तो हमको फाइंड करना है डेल्टा आर डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या होती है, ये हमको बताना है, ठीक है, क्या बताना है, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है। चलिए हमें ये फाइंड करना है रिलेशंस। वॉल्यूम होता है बेटा वी जो होता है वो किसी जो सर्कल का जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे बेटा तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा 4/3 पाई और आर का क्या होगा 3r² टू डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा वी कितना हो गया, डेल्टा वी हो गया 4 पाई r², 3 से 3 काट दो, 4 पाई r² इंटू डेल्टा, ये मेरा डेल्टा वी निकल गया। फिर हमको पता है डेल्टा वी डिवाइड बाई वी फाइंड कर लो, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या निकाली थी 4 पाई r² डेल्टा आर डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4 से 4 काट दो, पाई से पाई काट दो और एक आर से आर काट दो, क्या बचा, यहाँ बचा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इक्वल्स टू 3 डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, ठीक है, हमको यहाँ पे वी नो दैट के क्या होता है, के जो होता है वो होता है डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो एक ही जगह पर, तो ये डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है 3 डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, ये हो गया आर डेल्टा पी डिवाइड बाई 3 डेल्टा आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, डेल्टा आर को इधर रहने दो, डेल्टा आर डिवाइड बाई आर एक्स रहने दो और ये चलो डेल्टा पी डिवाइड बाई 3 के, ठीक है, अब हमको पता है बेटा पी इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन एरिया, ठीक है, अगर मैं इसको वेट लिख लूँ, अगर ये इसको डब्ल्यू लिख लूँ तो दिक्कत होगी, वो फोर्स भी तो है एरिया, डब्ल्यू क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डब्ल्यू या क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं एम इंटू जी डिवाइड बाई एरिया, इसको उठा के यहाँ पुट करना बस, ये हो गया एम जी डिवाइड बाई 3 a के, तो डेल्टा आर डिवाइड बाई आर ये मेरा फाइंड हो क्या आ गया वो एम जी अपॉन 3 a के, ये मेरा फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है, और ये इसमें से आंसर बेटा कोई भी नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आंसर नहीं है, बाई स्प्लिटिंग हुआ हुआ है, ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा ये रहेगा, ठीक है, तो एक बार इसको एसएससी ने पूछा हुआ है, या तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा और नहीं तो इसको तरीके से करके देख सकते हैं कि इसको निकालना कैसे है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्यूबिक मीटर वाटर सब्जेक्ट टू द प्रेशर 10 बार चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, तो ये भी एसएससी ने बेटे एक बार पूछा हुआ है, एसएससी जेई ने पूछा हुआ है, पी मेरा कितना है, इसको यही कन्वर्ट कर, पी है मेरा 10 इंटू 10 की 1 बार कितना 10 की पावर 5 बार होता है, ठीक है, और एक क्यूबिक है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अभी हमने किया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा
4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसको के बाद डेंसिटी थी हमारे पास। चलिए पहले वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट कर लो। के था हमारे पास डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई पी, वेयर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, अब हमने इसको अरेंज करना है। डेल्टा वी डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइड बाई के। तो डेल्टा वी डिवाइड बाई बी, इसलिए डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, 10 इंटू टेन की पावर 5, और के की वैल्यू क्या है, के फॉर वाटर, बड़ा ध्यान रखिए, के फॉर वाटर जो होता है वो होता है 20 × 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें दिया नहीं है तो अपनी तरीके से याद रखेंगे और उसको लगा देंगे, तो ये होगा 20 × 10⁻8। ठीक है, लगा दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब पूछा क्या उसने, चेंज इन वॉल्यूम, तो पी डिवाइड बाई डेल्टा वी, ये हो जाएगा 1/, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कहीं किसी को कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो तो वो पूछ सकता है, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो भी पूछ सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, एक दिक्कत आ सकती है, कंपटीशन है, दिक्कत भी आएगी और चीज़ें दिक्कत भी करती हैं टेक्निकल समझने में, तो थोड़ा सा उसको ध्यान देकर समझिएगा। ठीक है, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। फिर लिखा है 36 क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी इन ए फ्लूइड फ्लो, मैग्नीट्यूड डायमेंशनलेस पैरामीटर नोन एज। कौन सा इसमें डायमेंशनलेस पैरामीटर, तो आपको पता होना चाहिए, वो हमारा मैक नंबर यूज करते हैं डायमेंशनलेस पैरामीटर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द बल्क मॉडल्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो आंसर होगा ना 20,000 टाइम्स किसका होता है, 20,000 टाइम्स एयर को कंप्रेस कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये जो प्रीवियस लेक्चर उसमें देख लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मॉडुलस लोअर कंप्रेसिबिलिटी, चलिए रिलेशन बना लेते हैं, के इज, ठीक है, अगर ये हायर कंप्रेसिबिलिटी लोअर कंप्रेसिबिलिटी है तो बल्क मॉडुलस हायर होगा ही होगा। ठीक है, आंसर मेरा सही सही हो गया ये। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल लिक्विड सरफेस टेंशन टू स्टडी द फिनोमेना कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। अगर कोई लिक्विड पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है, तो जो उसकी सतह पर जो फोर्स लगता है, यानी कि वो एज ए स्ट्रेच, या कह सकते हो स्मॉल फोर्स अप्लाई होता है, और उसी को हम बोलते, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस टेंशन किसका फिनोमेना है, सरफेस टेंशन इज ए फिनोमेना, सरफेस टेंशन किसकी वजह से जनरेट होता है, किसकी वजह से जनरेट होता है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो हमने बोला
कि एक तो सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड में क्या है, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, और दूसरा इसकी डिपेंड करती है इसकी क्वांटिटी की, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर कोहेसिव एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ये सब क्या है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सेम लिक्विड है, सेम मॉलिक्यूल्स है या सेम लिक्विड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन FLT। इसमें जो सरफेस टेंशन की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन, हमेशा लेंथ मिलेगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्या होता है न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन क्या होता है MLT-2 डिवाइडेड बाई L, तो MT-2, और उसने आंसर इसमें तो पूछा नहीं है डायमेंशन में, इसको हम ऐसे ले जाएं, इसको ऐसे लिख दें, इसको F लिख दें, इसको L लिख दें, इसमें पूछा है अगर ले जाएंगे F और ये हो जाएगा L-1, देखिए आंसर क्या हो जाएगा C, तो क्या सही होगा, C सही होगा, तो क्या होगा C सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि फॉलिंग द ड्रॉप प्लेट या ड्रॉप ऑफ वाटर बिकॉज स्पेरिकल ड्यू टू, अगर ऊपर से गिरती हुई बारिश की बूंदें गोल गोल हो जाती हैं, ये गोल गोल नहीं होती, ये स्पेरिकल होती हैं, यानी कि स्पेयर फॉर्म में बन जाती हैं। और स्पेयर फॉर्म में क्यों बनती है, क्योंकि क्या बारिश हो रही है, सिर्फ लिक्विड की बारिश हो रही है, मतलब सेम लिक्विड की बारिश हो रही है। सेम लिक्विड में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई, ठीक है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई है, तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है वेरी हाई है, तो इनके बीच क्या लग रहा है, इनके बीच सरफेस टेंशन जनरेट होता है, सरफेस टेंशन। तो आपको आंसर सिर्फ देना है कि बारिश की बूंदें हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाती है, गोल हो जाती हैं, स्पेरिकल फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। सर अब क्या रहेगा, ई सही रहेगा। यहाँ तक नोट करिए बेटा जरा, यहाँ तक किसी को पॉइंट में दिक्कत आ रही हो बोलो। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, सो हेल्प इन क्लीनिंग क्लोथ बिकॉज, हम साबुन को इस्तेमाल क्यों करते हैं, कपड़े धोने के लिए, ठीक है, किस लिए करते हैं हम, क्या डर्ट इज एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब मतलब उसने गंदगी एब्जॉर्ब कर ली इसीलिए, या देयर अपर चेंज ऑफ द केमिकल कंट्रीब्यूट्स इन द सोप, या केमिकल की वजह से कुछ हो रहा है, या सरफेस इन सॉल्यूशन इज डिक्रीज, या उसका सरफेस टेंशन पर डिक्रीज हो गया है, या फिर सॉल्यूट बिकॉज मोर विस्कस, क्या उसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। आंसर आपका रहेगा सरफेस टेंशन। हम कपड़े क्यों धोते हैं, जब आपके कपड़े में गंदगी लग जाती है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग, ये गंदगी जो है, जो डर्ट है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट करती है। अब जैसे ही हमने इसके सोप डाला, क्या डाला, सोप डाला, अब सोप क्या करता है, इनके बीच जाएगा, जैसे ही इनके बीच जाएगा सोप क्या करेगा, इनके बीच जो बॉन्डिंग है, मतलब जो कोहेसिव फोर्स है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और आप कपड़े को बड़े आसानी से साफ कर सकते हो उसकी गंदगी। यानी कि सरफेस टेंशन को तोड़ने के लिए हम सॉल्यूशन या उसको घटाने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को घटाने के लिए हम सोप का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है कि ऑयल सेपरेट इन सरफेस टेंशन बिकॉज, अगर हम बात करें सरफेस टेंशन जो है, जो ऑयल की है वो होती है 0.5
0.05 टाइम पर सेंटीमीटर, और वाटर की जो होती है वो है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर में। तो क्या होगा, ऑयल हैज लेस, ऑयल की सरफेस टेंशन क्या है, बहुत कम है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर। ऑयल हैज लेस सरफेस टेंशन देन ऑफ वाटर। वो क्या करेगा, उसको ऊपर तैरने लगता है भाई ऑयल आपका। चल, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग इन ए कॉन्टेस्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला कह रहा है कि सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मिनिमम सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। बी कह रहा है, इट एक्ट्स हेल्प ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल, लाइन फोर्स बनाता है, ये भी सही है, लाइन फोर्स बना के जनरेट करता है। हैज अ मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल, नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। टेम्परेचर क्या हो, क्रिटिकल हो तो वो जीरो होता है, तो हमारा आंसर ये सही रहेगा। ठीक है, मतलब ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। इतना नोट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following phenomena not an attribute of the fluid characteristics property। निम्नलिखित में से कौन सा घटना सतही तनाव के तरल विशेषता गुण के श्रेय में नहीं है, मतलब सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट, ये बता रहा है सरफेस टेंशन को। स्पेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, यही बता रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड डिसकंटिन्यूअस इन फ्लो सिस्टम, भाई अगर आपका डिसकंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम हो रहा है तो मेरे बबल्स जनरेट नहीं होंगे, फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर ये सही रहेगा। डस्ट पार्टिकल कलेक्ट, हाँ ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना नॉट, नहीं है, तो वो ये सी फॉर्मूला, सी वाला आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी गोले का निर्माण जब कोई सी फ्लो होता है तो वो नहीं होता उसमें। ठीक है, 47, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है, अगर मान लीजिए जैसे आपका ये आपका रिफिल है पेन की, ठीक है, ये रिफिल है, तो ये किसी मटेरियल की बनी हुई है, एनी मटेरियल की बनी हुई है। आपके इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, मतलब इंक भरी हुई है। ठीक है, ये अदर अदर मटेरियल की है, यानी कि दोनों मटेरियल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इंक के बीच और रिफिल के बीच क्या होता है, एडिशन फोर्स लगता है। इंक इंक के बीच कोहेसिव फोर्स लगता है, यानी दो फोर्स काम करते हैं, कोहेसिव और एडिसिव फोर्स। क्या काम करते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स काम करते हैं। 47 तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है द वेट ऑफ द लिक्विड राइज इन द ट्यूब ड्यू टू कैपिलरी एक्शन सपोर्ट बाय द, अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड क्या है, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर जो चढ़ रहा है ऐसे, तो आपके लिए जो ये वर्टिकल कंपोनेंट की सपोर्ट करता है चढ़ने के लिए, ताकि आपका लिक्विड ऊपर चढ़ सके। ठीक है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर काम करता है इसलिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 49, कैपिलरी राइज एंड डिपरेशन, कैपिलरी का चढ़ना और उतरना क्या कहलाता है।
या किस पे डिपेंड कर, हमको देखना आंसर क्या होते हैं। डिपेंड्स ओनली अपॉन सरफेस टेंशन, नहीं ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ विस्कोसिटी, ये भी नहीं है। डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, ये भी नहीं है। डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन लिक्विड एज वेल एज अ मटेरियल, हाँ ये ठीक है। सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा और साथ में उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो ये आंसर इसका ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, नंबर 50 कह रहा है द हाइट ऑफ द कैपिलर हाइट ऑफ द लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। हमने पढ़ा था जूरी लॉ, कह रहा था एच इज इनवर्सली वन अपॉन आर, या ये कह सकते हो एच इनवर्सली वन अपॉन डी। अगर डाया कम होगा तो मेरी हाइट क्या होगी, बढ़। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, एक पर डिपेंड करेगा। अगर कम डाया है तो ज्यादा हाइट तक चढ़ेगी, ज्यादा डाया है तो कम हाइट तक चढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, क्वेश्चन 51 कह रहा है कि वाटर राइज जिसकी हाइट कितनी दी है, 50 15 mm, ठीक है। एंड जिसका आर दिया है, मतलब H1 दिया है, ये R1 दिया है, ये 10 mm, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग द कैपिलरी टू R2 दिया है ये। तो हमको पता जूरी लॉ, अगर मैं यहाँ से जूरी लॉ निकाल लो, एच आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं यहाँ लगा दूं H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2। और ये बेटा SSC जेई ने इसको पूछा है, बहुत सिंपल फार्मूला है। H1 की वैल्यू क्या है, 15, ठीक है। और ये लगा दी 10। उसने पूछा है क्या, H2 पूछा है उसने, और R2 कितना मेरा 5। तो ये हो गया, तो ये हो गया H2 इक्वल टू 30 mm, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम प्रॉपर्टी के आगे क्वेश्चंस में। और हम ये टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो भी टॉपिक हमारे चले हैं उसके हिसाब से सारे टॉपिक चलते रहेंगे। उसके बाद हम एक सारा क्वेश्चन 8000 सीरीज एक साथ चलाएंगे, ठीक है। तो आप ये करते रहिए, इससे बाहर आपका एसएससी में कुछ भी नहीं आएगा, चाहे बेटा गेट का हो चाहे एसएससी का हो, इससे बाहर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।